नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने 4 विकेट से शानदार जीत को दर्ज किया। इस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है, जहां उनका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है। अब टॉस जीत करके बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी बेंगलुरु 20 ओवर में 172 रन ही बना सके। विराट कोहली भी इस मुकाबले में कोई कमाल नहीं कर सके। 24 गेंदों में 33 रन बना करके वो पवेलियन लौट गए। इस तरह से विराट कोहली को यजुवेंद्र चहल ने डोवियन फरेरा के हाथों पे कैच आउट करवाया। हालांकि किंग कोहली आईपीएल के इतिहास में 8000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन जरूर बन गए। वहीं अहमदाबाद में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए, जबकि राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट पर ही इस टारगेट को अचीव कर लिया। अब रोमन पावेल ने टीम को छक्का मार करके जीत दिलाई। राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा 45 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। इसी तरह से रियान पराग 36 और शिमरोन हेटमायर 26 रन बनाकर के आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए। कैमकरन ग्रीन, कर्ण शर्मा और लॉकी फर्ग्यूसन को एक एक विकेट यहां पर मिला। एक बैटर हालांकि रन आउट भी हुआ है। तो आरसीबी ने रजत पाटीदार ने 34 और विराट कोहली ने 33 रन की पारी खेली। कोहली ने आईपीएल में 8000 रन भी पूरे किए। वो लीग के टॉप स्कोरर भी बने। आवेश खान ने 3 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन को 2 सफलताएं मैच में मिली हैं। और अब बात करते हैं विराट कोहली के बनाए गए इस रिकॉर्ड्स के बारे में। तो विराट कोहली ने अभी तक अगर आप देखें तो अपने आईपीएल के करियर में कुल 252 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 38.67 के औसत से 131.97 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 8004 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 55 अर्धशतक निकले हैं। अब आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन हैं, जिन्होंने 222 मैचों में 6769 रन बनाए। उसके अलावा तीसरे नंबर पर स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 257 मैचों में 6628 रन बनाए हैं। अब अगर बात करें आईपीएल के मौजूदा सीजन में, तो विराट की फॉर्म की उन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं। कोहली ने इस सीजन में अभी तक कुल 15 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 61.75 के औसत से 154.70 के स्ट्राइक रेट के साथ 741 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक भी निकले हैं। तो कुल मिलाकर के कल जो मैच हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, और यहां से अब क्वालिफायर 2 का जो रास्ता है वो राजस्थान रॉयल्स ने ज़रूर तय कर लिया है। लेकिन अब आगे किस तरीके से टीम और बेहतर खेल पाएगी, और दूसरा क्वालिफायर 2 किस तरीके से जो राजस्थान ने मैच को जीता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भार्गव मैरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेटर हैं भारतीय रेलवे के। भार्गव मैरी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भार्गव मैरी, सबसे पहले तो कल जो मुकाबला हुआ, चूंकि आप कल भी मेरी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने ये कहा था कि बेंगलुरु की जो टीम है वो थोड़ा सा आपको लगता है कि मजबूत पोजीशन में हो सकती है, मैच को वो अपने नाम पे कर सकते हैं, लेकिन उसके उलट हम लोगों को जो परिणाम है वो देखने को मिला। क्या कारण आपने एनालाइज किया, क्यों उस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला? नमस्कार इंडिया राजस्थान न्यूज चैनल के सभी दर्शक मित्रों का। मुझे लग रहा है कि जैसे कल शुरुआत हुई थी, ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी स्टार्ट किया, मतलब पूरा बांध के रखा था विराट कोहली और डुप्लेसिस को, कोई भी चांस मिला नहीं उनको। वो जो स्टार्ट चाहिए था वो देने के लिए वो कामयाब नहीं हो पाए, और आरसीबी स्पेशली। और जिस तरीके से बैटिंग हुई, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो रेगुलर इंटरवल पे क्रंच टाइम पे उन्होंने विकेट लूज की है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम बनना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि पिच 200 प्लस हो सकता था। पिच बहुत ही अच्छा था, पर बिकॉज थोड़ा नॉकआउट गेम था, इसलिए मे बी 185-190 रन बना सकते थे, पर बिकॉज वो लोग रेगुलर इंटरवल पे विकेट खो रहे थे, और जो आखिर में भी जो उनको जो फायर पावर मिलना चाहिए, जिस तरीके का फिनिश होना चाहिए, वो मिला नहीं, क्योंकि डीके भी आउट हो चुके थे, और उस तरीके से उनका वो बना नहीं बैटिंग में मोमेंटम, मुझे लग रहा है स्पेशली।
अच्छा, अब एक चीज़ भार्गव और मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि हालांकि इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ खिलाड़ियों का भी मैं बता भी रहा था, उनके कुछ डाटा हमने अपने दर्शकों को भी बताए। ओवरऑल चूंकि अब क्वालिफाई 2 से हम लोगों ने देखा कि अब राजस्थान रॉयल्स तो आगे पहुंच गई, बंगलुरु का जो सफर है वो अब उतना बेहतर नहीं रहा या स्टॉप हो गई है वो, लेकिन उसके अलावा विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली ही हैं। इस सीजन में भी उन्होंने बेहतरीन खेला है, लेकिन ये अलग बात है कि वो टीम की तरीके से या पूरी फुल टीम उस तरह से खेलती हुई नजर नहीं आए। विराट कोहली के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं इस सीजन में आप आईपीएल के अंदर? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से आरसीबी जो पोजीशन से क्वालिफाई हुई और यहाँ तक का जो भी सफर था आरसीबी का क्वालिफायर तक का, उसमें विराट कोहली बहुत ही इंस्पिरेशनल पोजीशन थी, उनका की पोजीशन था। उसको देख के, उनकी ऊर्जा को देख के, उनका परफॉर्मेंस को देख के काफी प्लेयर्स को वो प्रेरणा भी मिली और उनका भी परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी अभी तक का जो भी पोजीशन था उसमें विराट कोहली वॉज इंस्पिरेशन। सो बिल्कुल, आप बात करो कि अगर जो रन्स की बात करें, हाईएस्ट रन स्कोरर है, ऑरेंज कैप के वो होल्डर है। तो 8,000 रन भी बनाए आईपीएल में, और जिस तरीके से वो फील्डिंग भी उन्होंने एफर्ट किया है इस बार, 2 रनआउट, बहुत ही आइकॉनिक रनआउट किए जो डीप में फील्डिंग करके एकदम क्विकली रिलीज करके एकदम सटीक थ्रो करके जो रनआउट किया है। कल भी उन्होंने रनआउट किया था ध्रुव जुरैल को, आगे भी उन्होंने एक मैच में रनआउट किया था। तो मुझे लग रहा है कि एकदम इंस्पिरेशनल पोजीशन है आरसीबी के लिए विराट कोहली का। और जितना भी आरसीबी का वो जो क्वालिफिकेशन था, एक उनको बांध के रखा था, पूरी टीम को एक बांध के रखा था कि हमें ये लक्ष्य के लिए जाना है, हमें ट्रॉफी के लिए जाना है। वो पोजीशन आई थिंक विराट कोहली की है आरसीबी की टीम के लिए। अच्छा, अब भार्गव मेरी, अब मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, चूंकि क्वालिफायर 2 पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हैदराबाद के अगर हम लोग ओपनर्स को देखें तो इस सीजन में बहुत अच्छे फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इसका फायदा लीग मैचेस में मिला था, या कल के मुकाबले में हैदराबाद के ओपनर क्या अपना जलवा दिखाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि उसको कंटिन्यू वो करेंगे? आई थिंक मुझे लग रहा है वो अच्छे फॉर्म में चल रहा है हैदराबाद के दोनों ओपनर्स पर। अगर पहली विकेट जल्दी गिरती है, ट्रेविस हेड पहले या दूसरे ओवर में आउट होते हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट का जो रिकॉर्ड है कि हमेशा पहली ओवर में सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, तो वो ट्रेविस हेड के भी सामने आ गए। लेफ्ट आर्म बॉलर है, मिचेल स्टार्क ने भी आउट किया है लास्ट मैच में, उसके पहले हर्षदीप ने भी आउट किया है। दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और अभी ट्रेंट बोल्ट भी आएंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। फुल डाल के वो बॉल स्विंग कराने को देखेंगे, तो वो एक चैलेंज रहेगा। अगर पहली दूसरी ओवर में अगर ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, फिर अभिषेक शर्मा पे भी वो प्रेशर आएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में इतना वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस हुआ नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन के द्वारा, कि वो मार्करम इतने अच्छे फॉर्म में रहे नहीं है, उनकी जगह फिर वो दूसरे लेग स्पिनर को खिला रहा है। फिर हम बात करते हैं अब्दुल समद का, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो फिर गेट्स ओपन हो जाते हैं हैदराबाद को प्रेशर डालने के लिए। तो भार्गव, आपको क्या लगता है कि चहल और अश्विन की जो स्पिन है, क्या हैदराबाद के बल्लेबाज उसमें उलझ सकते हैं? आपको ये लगता है कि ये एक स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है टीम के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से आर अश्विन ने कल जो बॉलिंग किया, बिल्कुल ही मतलब 4 ओवर में 2 विकेट निकाले, और इकोनॉमी भी उनका 6 के अंडर में था। और मतलब थोड़ा अभी मई महीना भी आ गया है, थोड़ा पिचेस ड्राई है, गर्मी का प्रमाण भी बढ़ गया है, तो मुझे लग रहा है और चेन्नई में जाके खेलेंगे उनके होम ग्राउंड पे, तो ऑब्वियसली उनको परचेस रहेगा, वो हेल्प रहेगा। और ट्रेविस हेड को सबसे ज्यादा वो मुश्किल ही हो सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा इंडियन बैट्समैन है, इंडियन डोमेस्टिक बैट्समैन, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। पर ट्रेविस हेड को वो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, और उनको वो अश्विन और ट्रेंट बोल्ट का वो सामना करना पड़ेगा। अच्छा भार्गव, 2 टीमें क्वालिफायर 2 के जो हम लोगों ने देखा पहुंची हैं, उसमें से अगर मैं आपसे जानना चाहूं, ज़्यादा बैलेंस, या आपको क्या लगता है कि मजबूत स्थिति में या पोजीशन में कौन सी टीम आपको नजर आती है? प्लेयर वाइज या स्ट्रेटजी या टेक्निक, किसकी बेहतर दिखती है आपको? मुझे लग रहा है केकेआर बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा क्रिकेट खेली है अभी तक की, जो भी 3 टीम बची है हमने देखा है कि तो फाइनल में पहुंच गई केकेआर, तो उनका हम थ्रू आउट द परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर वो लोग मैचेस भी आ रहे तो बहुत क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं, एकदम क्लोज मैचेस आ रहे हैं, वन साइडेड मैच कभी नहीं आ रहा है केकेआर पूरी टूर्नामेंट में, तो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म रहा है। उनका बैलेंस भी बहुत अच्छा रहा है। ओपनर्स की बात करो, मिडिल ओवर्स की बात करो, फास्ट बॉलिंग की बात करो, स्पिनर्स की बात करो, उनके फास्ट बॉलर में मिचेल स्टार्क जो एक थे, वो काफी रन्स जा रहे थे उनका, पर जैसे ही वो उन्होंने प्रेशर सिचुएशंस आया, प्रेशर मैचेस आए, तो उन्होंने अपना गेम भी अपलिफ्ट किया, और वो भी अभी आ गए। तो पूरी तरीके से एक टीम, मतलब कोई हमें दिखाई नहीं दे रही कि उनके टीम में कोई लू फॉल्ट है, या जहाँ पे हमको लगता है कि ये जगह उनका वो कमी रह गया है।
चलिए, एक एक पोजीशन पर तो आपने बता दिया, चूंकि केकेआर नो डाउट जो बात आप कह रहे हैं उससे भी मैं भी सहमत हूं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग देख रहे हैं, चाहे हम लोग राजस्थान रॉयल्स की बात करें या एसआरएच की हम लोग बात करें, यहां पर दोनों टीमों के बीच में क्या एक टफ कंपटीशन आपको दिख रहा है, या बैलेंस लग रही है आपको टीम, या लग रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है दोनों का कंपेरिजन कर पाना? नहीं, बिल्कुल बैलेंस टीम है दोनों टीम। मुझे लग रहा है कि राजस्थान का थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनके पास संजू सैमसन के, रेयान पराग अच्छे फॉर्म में है, और हेटमायर भी अभी कल उन्होंने कमबैक किया है, जो फिनिशिंग टच वो देते हैं। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो मिडिल ओवर्स का बैटिंग है वो राजस्थान के पास अच्छा है, और जो टॉप ऑर्डर का बैटिंग है वो हैदराबाद के पास अच्छा है। जैसे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हो गए, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। जिस तरीके से 6 ओवर में 80-90-100 रन का स्टार्ट दिया है, और सामने वाली टीम को वो गेम से बाहर कर देता पहली 6 ओवर में। तो आई थिंक दोनों इक्वल रहेगा। बॉलिंग जो हम बात करें तो फास्ट बॉलर्स हैदराबाद के पास बहुत अच्छे हैं चेन्नई में, पर जो स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वहां पे राजस्थान का थोड़ा लेवल अप है। चहल और आर अश्विन दोनों बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और चेन्नई में जाके खेल रहे हैं, जहाँ पे इतनी गर्मी में मुझे लग रहा है थोड़ा परचेस मिलेगा स्पिनर्स को, जहाँ पे हैदराबाद के पास इतना कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं। हम देखें कि उनके मयंक मार्कंडे की 7 विकेट जो हाईएस्ट है, और बाकी सारे विकेट्स हैदराबाद के लिए फास्ट बॉलर्स ने लिए। नटराजन की बात कर लो, पैट कमिंस की बात कर लो, या भुवनेश्वर कुमार की बात कर लो, तो मुझे लग रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट में राजस्थान थोड़ा ऊपर है। लेकिन भार्गव, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, हालांकि ठीक है कल का जो मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा खेला राजस्थान की टीम ने, लेकिन एक चीज मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा, स्टार्टिंग हम लोगों ने राजस्थान की टीम की जैसी देखी थी वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी टीम में। बाद में बहुत सारे मैचेस हम लोगों ने देखा राजस्थान की टीम ने लूज किए, कल का मुकाबला उन्होंने जरूर थोड़ा सा शानदार प्रदर्शन के साथ जीता है। क्या ये सारी चीजें आप लग रहा है आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये कहीं थोड़ा सा इस पर वर्क करने की जरूरत राजस्थान की टीम को है? मुझे लग रहा है कि राजस्थान तो अपना जो क्रिकेट खेला वो खेला, पर मुझे लग रहा है कल आरसीबी थोड़े ऑफ गार्ड थे। उन्होंने थोड़ा इतना जो अप टू द मार्क क्रिकेट नहीं खेला। जिस तरीके से उनका वो बैटिंग था, रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स गिरते गए, जिस तरीके से उनका जो फील्डिंग अप्रोच था पहले 6 ओवर में, आई थिंक बहुत ही सारे बाउंड्रीज उन्होंने मिसफील्ड में दिए, 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए। कैमरन ग्रीन का एक कैच था, एक मैक्सवेल का कैच था, जो आप एक्सपेक्ट करते हो जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने सीएसके के सामने मैच खेला था क्वालिफाई होने के लिए। और अगर हम कल की मैच देखें जिसमें पहले 6 ओवर में फील्डिंग किया था, वो ड्रास्टिक चेंज मुझे दिखा। तो मुझे लग रहा है कि आरआर से ज्यादा आरसीबी का जो लेवल था वो अप टू द मार्क वो लोग खेले नहीं। अच्छा भार्गव, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप खुद इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एक चीज़ मुझे बताएं, चूँकि क्रिकेट को जब हम लोग देख रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, वो आपको लग रहा है कि इसको ज़्यादा बेहतर बना रही है, या ये थोड़ा सा कहीं टेक्निकलिटीज़ में चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी टीम को बेनिफिट मिल जाता है, किसी टीम के लिए वो चीज़ें थोड़ा सा अंडरमाइन हो जाती हैं? इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? क्या टेक्नोलॉजी का आना या टेक्निक्स का आना आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है क्रिकेट को? स्पेसिफिकली अगर मैं T20 के बारे में जानना चाहूँ तो। नहीं, बिल्कुल। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले के जमाने में जब डीआरएस नहीं था, अल्ट्रा एज नहीं था, स्नीकोमीटर नहीं था, तो तब बहुत ही जो एकदम श्योर शट आउट होते थे, मतलब जो ब्लंडर्स डिसीजन बोलते हैं वो अभी हमें दिखने नहीं मिल रहा है। मतलब कई बार लगता है कि जो बैट पे लग के जो लेग बिफोर मिल जाता था, तो एकदम जो ब्लंडर्स बोलते हैं अंपायर की ओर से, वो डिसीजन एकदम ही कट आउट हो गए। तो एक वो प्लस पॉइंट हुआ है, पर उसके साथ जो क्लोज कॉल है, तो टेक्नोलॉजी 100% रिलायबल नहीं है, उसमें भी थोड़ा मार्जिन है। जो भी हमें हॉकाई दिखाया जाता है उसमें थोड़ा मार्जिन रहता है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बॉल लग सकता है, वो 100% नहीं है। सो मतलब जो क्लोज कॉल होते हैं उसमें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से व्यूअर्स को लगता है और टीम को भी लगता है कि यार ये हमारे फेवर में जाना चाहिए था ये डिसीजन। सो वो कोई भी साइड जा रहा है डिसीजन। सो आई थिंक जो क्लोज कॉल होते हैं उसमें थोड़ा मतलब लगता है टीम को भी और फैंस को भी कि ये डिसीजन हमारे और जाना चाहिए, हमें नाइंसाफी हुए। पर जो ब्लंडर्स हो रहे थे पहले अंपायरिंग में, वो बहुत ही कट डाउन हो चुके हैं। इसको मतलब लगता है कि ये भाई नॉट आउट ही था, और जो आउट दे दिया वो सारे कट आउट हो गए। तो वो एक बेनिफिट हुआ है टेक्नोलॉजी से। अच्छा भार्गव, ये जो नए नए नियम भी हम लोग देखते हैं कि इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट स्पेसिफिकली T20 के अंदर, या और अब हम लोग मैचेस में जब देखते हैं, ये जो नए नियम आ रहे हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर आपकी खुद की व्यक्तिगत राय क्या है? ये होने चाहिए या इससे कुछ बेनिफिट हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक हम क्रिकेट की बात करते हैं तो T20 फॉर्मेट एक फॉर्मेट ऐसा है जो एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है। मतलब T20 फॉर्मेट इज फॉर एंटरटेनमेंट, और आईपीएल भी इज फॉर एंटरटेनमेंट। मतलब जो रियल स्किल, टैलेंट, टेम्परामेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ,
वो सब टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा होता है। जो क्रिकेट प्योर क्रिकेट की बात करते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर का सब कुछ टेस्ट हो जाता है, इसीलिए उसको नाम टेस्ट बोलते हैं कि जिधर फिजिकली वो टेस्ट होते हैं 5 दिन के लिए, स्किलफुली वो टेस्ट होते हैं और मेंटली भी वो टेस्ट होते हैं कि हर एक दिन हर एक सेशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है। तो जो एज ए क्रिकेट में जो हम देखते हैं तो वो उसका प्लेयर का टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में। और जो भी नए नए रूल्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पज से आते हैं, जिसके इम्पैक्ट प्लेयर आया जिससे और रन्स बने, 200 की जगह 240 250 270 रन्स बने, जिससे और एंटरटेनमेंट मिले, और बड़े बड़े सिक्सेस लगे। तो इसलिए वो पर्पस T20 में डिफरेंट हो जाता है और टेस्ट क्रिकेट का पर्पस डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अब आपने इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात की, तो इम्पैक्ट प्लेयर का ये जो है, आपको आपकी इस पर खुद की राय क्या है? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ इसको मैं ये मानूं जो कि कह रहे हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है, तो फटाफट क्रिकेट है इस वजह से भी, या इसकी आपको आवश्यकता या आपको लगता है जरूरत है T20 के अंदर? ये इम्पैक्ट प्लेयर्स को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर्स हमने 2 साल अभी एक्सपेरिमेंट कर दिया है, और अगर आईसीसी में जब वर्ल्ड कप में वो रूल नहीं होगा या आईसीसी टूर्नामेंट में वो रूल नहीं होगा, तो वहां पे हमें ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ेगी। वहां पे शिवम दुबे को भी बॉल डालना पड़ेगा और ऑलराउंडर्स को भी डालना। वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर मिलेगा नहीं, 8 नंबर पे आगे कोई बैट्समैन खेलेगा नहीं। सो आई थिंक वो जो ऑलराउंडर्स का स्लॉट है वो यहाँ पे मिस आउट हो रहा है आईपीएल में। अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आईसीसी में आ जाता है, वर्ल्ड कप में आ जाता है, तो फिर आईपीएल में भी रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आईसीसी क्या डिसाइड करती है उसके ऊपर है। अगर वो लोग रखते हैं तो फिर आईपीएल में भी कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो फिर हमने 2 साल एक्सपेरिमेंट कर दिया है और फिर हम सोच सकते हैं उसके बारे में और कुछ। अच्छा भार्गव, अब फाइनल की ओर, क्योंकि अब लगातार हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल फाइनल राउंड पर ही अब ये आईपीएल पहुंच रहा है, क्या आपको लगता है कि जो फाइनल मुकाबला है आईपीएल का इस बार 2024 का, 2 टीमें कौन सी हो सकती हैं? उसका बड़े स्पेसिफिक कारण बताइएगा। ऑब्वियसली केकेआर तो फाइनल में पहुंच ही गई है, तो फिर उसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं, और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल के आई है। वैसा नहीं है कि कोई फ्लूक या ऊपर नीचे उनका सीजन रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। जो भी मैचेस हारे हैं, बहुत क्लोज मैचेस हारे हैं, वन साइडेड मैच कोई हारे नहीं। मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलिंग का एक कंसर्न था, पर वो भी मिचेल स्टार्क ने आखिरी 2-3 मैच में फॉर्म में आके कर दिया है, तो वो डिजर्व करते थे फाइनल स्पॉट, केकेआर बहुत ही राइटली। और मुझे लग रहा है कि फाइनल स्पॉट और जो टीम जानी चाहिए वो एसआरएच ज्यादा डिजर्व करती है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रांड से क्रिकेट खेला है और जिस तरीके से क्रिकेट खेला है, जो फियरलेस एकदम ही अलग अप्रोच लाया है T20 क्रिकेट में, और जो एग्जांपल सेट किया है वर्ल्ड के सामने कि ऐसा भी क्रिकेट हो सकता है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एसआरएच डिजर्व करती है। पर उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं उनको चेन्नई की कंडीशन में उनको जिताने के लिए वो उनका वो लू फॉल है, जहाँ पे उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। तो भार्गव, अगर एसआरएच और दूसरी तरफ केकेआर को हम लोग देखें, तो क्या आपको लगता है कि मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, या थोड़ा सा टफ सिचुएशन में केकेआर को डाल सकती है? क्योंकि केकेआर का अगर परफॉर्मेंस इस आईपीएल के अंदर बड़ा कंसिस्टेंस रहा है, तो फिर सामने एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि कम से कम मैच को इंटरेस्टिंग बना सके। तो अगर आप एसआरएच को थोड़ा सा अपर हैंड देते हैं, तो क्या वो मुसीबत में डाल सकती है केकेआर को, आपको लगता है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर एसआरएच को अपर हैंड लेना है केकेआर के सामने, तो उनको वो स्टार्ट चाहिए जो उनको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने दिया है। 6 ओवर में 100 रन, 110 रन, 115 रन, जो बहुत ही रेयर होता है। और अगर वैसा स्टार्ट देते हैं एसआरएच की टीम, तो फिर वो केकेआर को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकती है। उनको 230 240 का अगर टारगेट दे देते हैं, तो फिर वो केकेआर कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आएगी। फिर भी केकेआर के पास इतने बैट्समैन है, इस तरीके की सेटल टीम है कि वो फिर काउंटर अटैक करके, उनके पास श्रेयस अय्यर है जो अच्छा स्पिन खेलते हैं, वेंकटेश अय्यर भी स्पिन अच्छा खेलते हैं, रिंकू सिंह भी स्पिन अच्छा खेलते हैं। इंडियन अच्छे स्पिनर्स के सामने खेलने वाले बैट्समैन हैं, तो ऑलराउंड उनके पास गेम पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि एसआरएच को अगर केकेआर को हराना है, तो वो स्टार्ट चाहिए, जो एक्स फैक्टर उनके पास वो उनको बहुत लगेगा कि पहले 6 ओवर में काफी अच्छा स्कोर करके फिर 230 240 का टारगेट रखें। तो भार्गव, आपको ये लगता है चूंकि केकेआर अगर बड़ा कंसिस्टेंस होकर के परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसके सामने कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, भले ही राजस्थान पहुंचे वहां पर या फिर एसआरएच पहुंचे वहां पर? क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा केकेआर का, उससे आपको लगता है कि वो विनिंग पोजीशन में है, या विन विन सिचुएशन है दोनों ही टीमों में से कोई भी फाइनल में अगर पहुंचता है उसके सामने? तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी टीम आती है केकेआर को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आरसीबी आती थी तो फिर उनको शायद तक जिस मोमेंटम का फर्क पड़ता है, आरसीबी के क्राउड का फर्क पड़ता और वो अलग चीज हो जाती। पर अभी ये दोनों टीम में से कोई भी आएगी, क्योंकि केकेआर के पास भी दोनों स्पिनर्स अच्छे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। तो फिर मुझे लग रहा है ऑलराउंड टीम है और कोई भी टीम आएगी उनको फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हालांकि ठीक है क्रिकेट में बहुत कुछ पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं और खासतौर से ये जो T20 वाले मैचेस हैं इसमें प्रिडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है केकेआर ने इतना कंसिस्टेंस होकर के जो परफॉर्मेंस दिया उसका कारण क्या नजर आता है? उनके स्ट्रेटेजी, उनका टीम सिलेक्शन, उनके पास प्लेयर, क्या आपको लगता है कि कोई एक चीज जो आपको लगता हो कि हाँ और टीमों को भी थोड़ा उससे सीखने की जरूरत है? मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डेडली है। दोनों के पास बहुत ही अच्छी समझ है क्रिकेट के लिए, बहुत ही उम्दा कोचिस है दोनों। गौतम गंभीर तो इंडियन लेवल पे कप्तानी भी कर चुके हैं, तो उनको आइडिया रहता है कि गेम किस तरीके से चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और एट द सेम टाइम चंद्रकांत पंडित डोमेस्टिक में किंग माने जाते हैं, वो स्ट्रेटेजी बिल्डअप में या कैसे मैच जीतना होता है। तो दोनों का एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्लेयर है, कोच है, और एक डोमेस्टिक लेवल पे जो इतना अच्छा कर चुके हैं, तो वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कौन कैसा खेलते। तो वो कॉम्बो केकेआर को ज्यादा जिता रहा है कि जो टीम सिलेक्शन है, बाकी सब कुछ मैनेजमेंट, प्लेइंग 11, किसको कहाँ पे बैटिंग कराना, कब खिलाना, तो मुझे लग रहा है गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित को सबसे ज्यादा श्रेय जाना चाहिए इसके लिए। अच्छा भार्गव, अब बाकी की जो 2 टीमें हैं उनमें अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक एक लूप होल्स क्या है जिस पर आपको लगता है कि अभी अगर वो थोड़ा सा फोकस कर लें तो कम से कम फाइनल के मुकाबले में एक तो वो टफ सिचुएशन में डाल सकते हैं, दूसरा ये कि वहां तक का रास्ता उनका आसान हो सकता है। दोनों ही टीमों का एक एक लूप होल्स आपको क्या नजर आता है? माफ कीजिए, आपका सवाल मुझे थोड़ा। मैं एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक एक लूप होल्स क्या लगते हैं इन दोनों टीमों के? उनके एक एक प्लस पॉइंट। हेलो जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ भार्गव कि एक लूप होल्स या एक आपको उनका क्या नजर आता है कि मतलब ये इनका नेगेटिव पॉइंट्स है, चाहे मैं एसआरएच की बात करूं या राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करूं। मुझे लगता है कि एसआरएच के लिए जो स्पिन डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत ही कम विकेट लिया, और इंडिया में आईपीएल जीतने के लिए स्पिनर्स आपके पास अच्छे चाहिए ही चाहिए। हम देखें कि आरआर के पास दोनों क्वालिटी स्पिनर्स है, रवि अश्विन और युजी चहल, और केकेआर के पास भी वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। जहां पे एसआरएच के पास स्पिनर्स नहीं है, और इंडियन कंडीशन में ट्रॉफी जीतने के लिए आपके पास 2 फ्रंटलाइन अच्छे स्पिनर्स चाहिए, जो मुझे लग रहा है अगले साल वो लोग लुक आफ्टर करेंगे। पर वो मुझे सबसे बड़ा लूपहोल लग रहा है एसआरएच के लिए। और आरआर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जब भी उनकी बैटिंग थोड़ी अंडर प्रेशर आएगी तो उनको आप अंडर प्रेशर डाल के आउट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जॉश बटलर नहीं है वहां पे ओपनिंग स्लॉट में। तो मुझे लग रहा है कि आरआर का बैटिंग थोड़ा फ्रजाइल है, इतना कंसिस्टेंटली रहा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आरआर के लिए बैटिंग और एसआरएच के लिए स्पिन बॉलिंग। अच्छा, और ये आपको लगता है कि ये दोनों टीमें, चूंकि आपने कहा कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने तो जाहिर है कि अब वो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं है, और आपने कहा कि अगर आरसीबी पहुंच जाती तो शायद थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो सकती थी। अदर हैंड अगर हम लोग देखें इन दोनों टीमों में से कोई भी पहुंचता है, चाहे हैदराबाद पहुंच रहा है या राजस्थान रॉयल्स पहुंच रहा है फाइनल के मुकाबले में, तो क्या आपको लगता है कि वो टीम थोड़ा सा प्रेशर में भी हो सकती है क्योंकि सामने आपके केकेआर होगी और जो कि लगातार कंसिस्टेंस एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रही है? बिल्कुल वो अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि अगर जब भी आप खेलने उतरोगे तो आपको दिखेगा कि केकेआर किस तरीके से क्रिकेट खेल रही है। तो फिर वो बिलीफ थोड़ा हिल जाता है और वो एक्स्ट्रा करने भी जाएंगे, क्योंकि उनको केकेआर को बीट करने के लिए उनका A+ गेम निकालना पड़ेगा। सब प्लेयर को एक इकट्ठा होकर एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगी सामने वाली टीम पर। अगर एसआरएच का जैसा स्टार्ट है, अगर उनको फियरलेस स्टार्ट मिल जाता है तो वो थोड़ा अपर हैंड ले सकती है केकेआर के सामने, अगर एसआरएच फाइनल में जाती है तो भार्गव, आपकी अगर बात को मैं मान के चलूं तो फाइनल केकेआर वर्सेस एसआरएच होगा? मुझे लग रहा है कि राजस्थान का अपर हैंड है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट उनके पास अच्छा है, और चेन्नई में मैच होगी ये हिट में, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान भी पहुंच सकते हैं। इक्वल मैच रहेगा एसआरएच और राजस्थान का, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राजस्थान फाइनल में पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। हालांकि आप देखेंगे क्वालिफायर राउंड में तो चूंकि राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच हैं, और देखना यह है यहाँ से आगे तक का जो फाइनल का सफर है वो कौन सी टीम तय करती है, यानी कि जो फाइनल मुकाबला है वो केकेआर के सामने कौन सी टीम होगी। इसके लिए मैचेस का इंतजार करिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।